हेलो दोस्तों। तो कैसा है आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आइए आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है भारत में रोहिंग्या शरणार्थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है। ए शेडो ऑफ रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी इन इंडिया शीर्षक वाली हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में बताया गया है और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से आजादी प्रोजेक्ट, ए ह्यूमन राइट नॉन प्रॉफिट अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ द्वारा तैयार की गई और यह सारी संस्था राज्य विहीन लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। हेलो दोस्तों, और आज हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें की गई है और कौन कौन सी बातें नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं हम उनके संकट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोहिंग्या लोगों ने म्यांमार में दशकों से हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है। रोहिंग्या को आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और वर्ष 1982 से उन्हें नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया है और उन्हें कोई नागरिकता नहीं दी गई है। तो हम कुछ साल पहले चलते और हम ये देखते हैं कि 1990 के दशक म्यांमार में हिंसा के कारण इन्होंने 90 के शुरुआती दशकों में पलायन शुरू कर दिया था और इनका सबसे बड़ा और सबसे तीव्र पलायन अगस्त 2017 में देखा गया था, जब म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा भड़क उठी, जिनके कारण 7,42,000 से अधिक लोग शरण लेने के लिए दूसरे देशों में निकल पड़े, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और आइए अब हम इनके जीवन यापन की स्थिति के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी को असुरक्षित पेयजल, शौचालय या बुनियादी देखभाल और शिक्षा के अभाव के कारण ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। तो सबसे पहली सिफारिश निकल के आती है औपचारिक मान्यता और घरेलू कानून। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत को औपचारिक रूप से रोहिंग्या शरणार्थी को अवैध प्रवासियों के बजाय अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में मान्यता देनी चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शरणार्थी सम्मेलन 1951 पर हस्ताक्षर करना और घरेलू कानून बनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं इस रिपोर्ट में। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट में निवास की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। भारत UNHCR कार्ड को बुनियादी शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं UNHCR क्या होता है और यह कैसे काम करती है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो किसी भी देश के शरणार्थी के लिए एक दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में उसे देती है और यह पहचान कराती है यह आदमी शरणार्थी के रूप में उस देश में निवास कर रहा है। UNHCR विश्व भर में शरणार्थियों के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों में भी इनकी स्वीकृति की वकालत करके रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए पुनर्वास के अवसरों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि रिपोर्ट में कौन कौन सी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है और आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले निकल के आती है निर्वासन का डर। निर्वासन के डर से रोहिंग्या समुदाय के अंदर भय की भावना उत्पन्न कर दी है, जिनमें से कुछ लोग बांग्लादेशी शिविर में लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं और चले भी गए हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं अधिकारों पर सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भारत में रोहिंग्या को म्यांमार वापस न भेजने को बाध्य करते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में सरकार के तर्क को स्वीकार कर लिया है, जिससे निर्वासन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। और आगे हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा सन 1951 के शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर न करने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहली बात ये निकल के आती है शरणार्थी की परिभाषा से जुड़ा मुद्दा। 1951 के समझौते के अनुसार शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित है, किंतु अपने आर्थिक अधिकारों से नहीं। अगर आर्थिक अधिकारों के हनन को शरणार्थी के परिभाषा में शामिल कर लिया जाए तो वह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर बोझ के समान होगा। अब दूसरी बात निकल के आती है संप्रभुता संबंधित चिंताएं। कोई भी देश अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते और अपनी घरेलू कानून और निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ
छेड़खानी नहीं कर सकता जो उसके हित के लिए ना हो। तीसरी बात निकल के आती है सीमित संसाधन। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और पहले ही वो अपनी आबादी को बुनियादी सेवाएं, संसाधन प्रदान करने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया में सीमाओं की खुली प्रवृत्ति के कारण भारत को पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के प्रवाह का सामना करना पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत सरकार के पास शरणार्थियों को संभालने के लिए किस प्रकार के ढांचा मौजूद है। भारत सभी विदेशी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करता है, चाहे वह अवैध प्रवासी, शरणार्थी या वीजा परमिट के साथ अधिक समय तक रहने वाले लोग हों। विदेशी अधिनियम 1946 धारा 3 के तहत भारत सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासन करने का अधिकार प्राप्त है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 धारा 5 के तहत भारतीय अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 258 खंड 1 के तहत एक अवैध विदेशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं। विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 के अनुसार भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को दीर्घ अवधि वीजा, 180 दिन से अधिक वाले वीजा को दीर्घ अवधि वाले वीजा कहते हैं। भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें नागरिकता का त्याग, नागरिकता से वंचित किए जाने वाले संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इस कानून के अंतर्गत। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। और दोस्तों, आज हम जितने भी टॉपिक पे बात किए हैं वो सारे टॉपिक आज़ादी प्रोजेक्ट, ए ह्यूमन राइट नॉन प्रॉफिट एंड रिफ्यूजी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय NGO द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में बात की।